कुछ समय पहले हमारे घरों में एक चर्चा शुरू हुई, उसके बाद सोशल मीडिया और अब लगभग हर जगह यही चर्चा है, E20 एथेनॉल। दरअसल कुछ महीने पहले हमारे पेट्रोल पंप्स पर एक नया लेबल चिपकना शुरू हुआ, E20। ज्यादातर लोगों ने गौर नहीं किया क्योंकि गाड़ी वैसे ही चल रही थी। माइलेज में जो फर्क आया वो अब जाकर नोटिस में आ रहा है। एथेनॉल पॉलिसी को डिफेंड करते हुए या कॉन्टेस्ट करते हुए एक देश का नाम बार बार आता है। ब्राजील के किसी पेट्रोल पंप अगर आप जाकर शुद्ध पेट्रोल मांग लेना तो अटेंडेंट आपको ऐसे दिखागा गोया आपने चांद मांग लिया हो, क्योंकि 1993 से ब्राजील में शुद्ध पेट्रोल बिकता ही नहीं। हर टंकी, हर गाड़ी गन्ने से बनी शराब या एथेनॉल के साथ मिलकर या ब्लेंड होकर ही चलती है। यही कानून पूरे 50 साल पहले ब्राजील ने जो रास्ता चुना और चला उसका ही एग्जाम्पल दिया जाता है। पर जो नहीं बताया जाता वो ये कि इस जर्नी में सिर्फ सस्ता ईंधन नहीं मिला, उसमें गुलामी जैसी मजदूरी भी मिली, जलते हुए जंगल भी मिले, गिरते मरते मजदूर भी मिले। और एक सवाल जिसका आज तक कोई साफ जवाब नहीं, क्या फ्यूल सच में ग्रीन हो सकता है या ये सिर्फ पैकेजिंग है? E20 डिबेट शुरू हुई क्योंकि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड करने के इस प्रोग्राम को लेकर लोगों में शिकायतें बढ़ी, खासकर माइलेज कम होने और पुरानी गाड़ियों की कंपैटिबिलिटी को लेकर। खबर असल में यह थी कि जो टारगेट 2030 तक के लिए रखा गया था वो भारत ने 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है और इसे एक अचीवमेंट की तरह सेलिब्रेट किया गया। नितिन गडकरी इसके फ्लैग बेरर हैं क्योंकि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर। नहीं रुकिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर तो हरदीप जी हैं, हरदीप सिंह पुरी। गडकरी जी तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज हैं। या तो उन्हें फिर मिनिस्ट्री आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया या क्लीन एनर्जी, ईवी हो या एथेनॉल, उन्होंने सबका बीड़ा अपने ही सर उठा लिया। खैर जो भी हो, एथेनॉल पॉलिसी को डिफेंड करते हुए वो कहते हैं कि भारत हर साल पेट्रोलियम इंपोर्ट पर करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्चता है, इसीलिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल जरूरी है। क्लेम भी करते हैं कि कॉर्न यानी मक्के से एथेनॉल बनाने के फैसले से कॉर्न का जो दाम है वो 1200 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जिससे यूपी बिहार के किसानों को करीब 45,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। तो आज इंटरनेशनल में पूरी गाथा खोलेंगे शुरू से आखिर तक। 4 बड़े सवाल साथ लेकर चलेंगे कि पहला, ब्राजील ने यह रास्ता चुना तो क्या मजबूरी थी? दूसरा, क्या इसके फायदा क्या किसको हुआ और कितना हुआ? तीसरा, इसकी कीमत किसने चुकाई? और चौथा सबसे जरूरी, क्योंकि भारत अब उस राह पर है तो हमें ब्राजील से क्या सीखना चाहिए और क्या हरगिज नहीं दोहराना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां से यह कहानी शुरू होती है, 1973। 73 के अक्टूबर में अरब इजराइल जंग हुई, योम किप्पुर वॉर कहते हैं इसे। इसके काउंटर में अरब के तेल बेचने वाले देशों OPEC ने इजराइल के सपोर्ट करने वाले देशों पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। तेल की कीमतें लगभग 400% बढ़ गईं। ब्राजील उस वक्त अपनी ऑयल की जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगवाता था और ठीक उसी वक्त एक दूसरी क्राइसिस भी सिर उठा रही थी। इंटरनेशनल शुगर मार्केट में उथल पुथल, जिससे ब्राजील के गन्ना किसानों की कमाई गिर रही थी। यानी एक तरफ महंगा तेल, दूसरी तरफ सस्ती होती चीनी, डबल क्राइसिस। उस वक्त ब्राजील पर मिलिट्री रूल था अर्नेस्टो गेजेल का, ब्राजील के 29th प्रेसिडेंट। तो गेजेल सरकार ने एक अजीब सा सवाल पूछा, क्यों ना इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक ही सोल्यूशन निकाल दिया जाए। गन्ने से फ्यूल बनाओ, किसान भी बचें, ऑयल पर डिपेंडेंसी भी घटे। इस पूरे आइडिया के पीछे जिस शख्स का दिमाग था वो थे फिजिसिस्ट होजे वॉल्टर बुस्ताविता विडाल। मैं गलत हो सकता हूं प्रोनाउंसिएशन में, माफ करिएगा। उन्होंने सरकार में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी थे। उन्होंने ही राष्ट्रपति को समझाया कि ब्राजील के पास जमीन भी है, धूप भी और गन्ना उगाने का पुराना तजुर्बा भी, तो पेट्रोल क्यों मंगवाना। 14 नवंबर 1975 को राष्ट्रपति के फरमान से नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च हुआ। ध्यान दीजिए, फरमान से, संसद में बहस से नहीं। ये कोई जनता की मांग पर बना कार्यक्रम या प्रोग्राम नहीं था, ये टॉप डाउन फैसला था। एक तानाशाही सरकार ने तय किया कि पूरा देश अब गन्ने पर चलेगा, वहां की बात हो रही। बात सिर्फ पॉलिसी तक लिमिटेड नहीं रही। 1978 में फिएट ने अपनी 147 मॉडल के साथ पहली ब्राजीलियन इथेनॉल पावर्ड कार पेश की। 1980 तक ये अल्कोहलिक कारें शोरूम में उतर आई, टैक्स छूट के साथ, सरकारी सब्सिडी के साथ। और रफ्तार देखिए, सिर्फ 6 सालों में 1975 से 1981 तक बिकने वाली 90% नई गाड़ियां इथेनॉल पर चलने लायक बन चुकी थी। दुनिया के किसी और देश ने अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इतनी तेजी से पलटते नहीं देखा था। पर यह कहानी सीधी लाइन में नहीं आई, यहीं एक आता है ट्विस्ट। 90s में ऑयल प्राइसेस फिर गिरे। सडनली एथेनॉल कार्स वर नो लॉन्गर सच अ स्मार्ट डील। लोगों ने वापस पेट्रोल कारों की तरफ रुख किया। वो मार्केट जो कभी 90% का था लगभग कोलैप्स होने वाला था।
एथेनॉल कार्स का पूरा इंफ्रा, डिस्ट्रीब्यूटर, पंप, फैक्ट्री सब सफेद हाथी बनने की कगार पर थे। फिर इंजीनियर्स ने एक अलग सवाल पूछा, गाड़ी को पेट्रोल और एथेनॉल में से चुनने पर मजबूर क्यों किया जाए, दोनों साथ क्यों न पिला दी जाए। मार्च 2003 वोक्सवैगन ने गोल्ड 1.6 टोटल फ्लेक्स लॉन्च की, दुनिया की पहली कमर्शियल फ्लेक्स फ्यूल कार, वो गाड़ी जिसका इंजन पेट्रोल एथेनॉल या एथेनॉल पेट्रोल के मिक्स से चल सकता। अब हियर्स अ पॉइंट ऑफ टेक्निकल इंटरेस्ट, गाड़ी को कैसे पता चलेगा कि टैंक में किस वक्त कौन सा एथेनॉल पड़ा है, पेट्रोल पड़ा है, क्या पड़ा है। अमेरिका में जब पहली बार फ्लेक्स कार्स बनी तो उनमें अलग से महंगे सेंसर्स लगाने पड़े। ब्राजीलियन इंजीनियर्स वर स्मार्ट, उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला, उन्होंने गाड़ियों में पहले से मौजूद लैम्बडा प्रोब का इस्तेमाल किया जो नॉर्मली कंबशन की क्वालिटी नापता है। उसी सेंसर के डेटा से इंजन कंट्रोल यूनिट अंदाजा लगा लेती है कि मिक्स क्या है और उसी हिसाब से फ्यूल इंजेक्शन और स्पार्क टाइमिंग एडजस्ट कर लेता है। सस्ता जुगाड़ था बट बिग इंपैक्ट। नतीजा आपके सामने है। 2004 में सिर्फ 22% नई कारें फ्लेक्स फ्यूल थीं, 2009 तक ये नंबर 94% पहुंच गया और आज ब्राजील के पास दुनिया की सबसे बड़ी फ्लेक्स फ्यूल फ्लीट है, बोथ कार्स एंड बाइक्स। और ये सिलसिला रुका नहीं, 2024 का फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कानून पेट्रोल में एथेनॉल का ब्लेंड 22% से 35% के बीच फ्लेक्सिबल रखता है और अगस्त 2025 में इसे टेक्निकली बढ़ाकर 30% कर दिया। तो एक चीज साफ समझ में आती है, ये कोई ओवरनाइट इवेंट था नहीं, ये 50 साल की एक कंटिन्यूअस, रिगरस, बार बार एडजस्ट होती हुई पॉलिसी थी। जब तेल महंगा हुआ, एथेनॉल आगे बढ़ा, जब सस्ता हुआ, सरकार ने ब्लेंड और मैंडेट से बैलेंस बनाया। यही वजह है कि ये टिका भी रहा। अब बात कर लेते हैं कि फायदे की। सबसे बड़ा है एनर्जी सिक्योरिटी। पीक ईयर्स में ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट 40% तक घट गई। एक ऐसा देश जो कभी हर बैरल के लिए बाहर देखता था, अब अपने ही खेतों से टंकी भर रहा था। कॉस्ट का गणित भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी समझाता हूं। 2008 में 1 लीटर एथेनॉल की कीमत पेट्रोल की लगभग आधी थी। किसानों को अश्योर्ड मार्केट मिला, डिस्टिलरीज में इन्वेस्टमेंट आया, रूरल इलाकों में रोजगार बना। पर यहीं पर एक कॉन्ट्रडिक्शन छुपा है जो आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे कड़वा हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में हाथ से गन्ना कटाई होती थी, लाखों मजदूरों को काम मिला। फिर मशीनें आई, हर हार्वेस्टर मशीन रोजगार लगभग 100 गन्ना कटाई मजदूरों की जगह ले लेती है और बदले में ऑन एन एवरेज सिर्फ 30 जॉब जनरेट करती हैं, ऑपरेटर, मेंटेनेंस टीम मिलाकर। यानी जो मशीन डेवलपमेंट और एफिशिएंसी का सिंबल बनी, वही लाखों को बेरोजगार कर गई। और जो मजदूर आज भी मशीनों से बचे हुए हैं, उनकी जिंदगी कहानी वो अलग हिस्सा है और यहीं से टोन शिफ्ट होगा। आज लगभग 40 साल बाद पेड्रो अब भी उस धूप में गन्ना काट रहे हैं। उनकी बेस सैलरी $60 पर डे से भी कम है, ब्राजील की कानूनी मिनिमम वेज से नीचे। उन्होंने साथियों को गर्मियों और थकान से खेत में गिरकर मरते देखा है। रॉयटर्स की एक इन्वेस्टिगेशन में वो कहते हैं, इट्स नॉट अ गुड प्रोफेशन। कुल 5 शब्द में 4 दशकों की थकान है, हताशा है, निराशा है। और ऑफ कोर्स ये इकलौता किस्सा नहीं है। 1995 में से अब तक करीब 8000 लोग ब्राजील के गन्ना खेतों में गुलामी जैसी हालत से रेस्क्यू किए गए हैं। सरकार के अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस के नंबर्स हैं ये। 2021 में मिनास गेरास स्टेट के एक प्लांटेशन में लेबर इंस्पेक्टर ने 45 वर्कर्स को रेस्क्यू किया। ये वही प्लांट है जिसे रिसेंटली अमेरिका से एक्सपोर्ट करने की मंजूरी मिली थी। इंपोर्टेड कार्स के जो शौकीन है वो जान ले कि जो एथेनॉल आपकी गाड़ी की टंकी तक पहुंचता है, हो सकता है इन्हीं मजदूरों का निकाला हो। सोचिए, जो क्लीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी बचाकर बेचा जाता है, उसकी सप्लाई चेन में ये भी लिखा है, पर कोई पढ़ नहीं रहा। 2002 से 2005 के बीच अकेले शुगरकेन और एथेनॉल इंडस्ट्री में 312 मजदूरों की मौत वाइल वर्किंग रिपोर्ट हुई है और 82,000 से ज्यादा लोग घायल सिर्फ 3 साल में। लेबर प्रोसिक्यूटर्स ने अलग से 2004 के बाद कम से कम 21 मौतों की जांच की। ज्यादातर मजदूर 25 से 35 साल की उम्र में थे। इसका मेडिकल साइड और डरावना है। ज्यादा गर्मी और लगातार ओवरवर्क से दिल के दौरे की घटनाएं रजिस्टर हुई, रिपोर्ट हुई। एक लोकल बीमारी भी है यहाँ जिसको कहते हैं कंगारू। सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ ऐंठकर मुट्ठी जैसे बंद हो जाते हैं, बिल्कुल कंगारू के अगले पंजों जैसे। गन्ना काटने से जुड़ी एक और गंभीर बीमारी सामने आई है, एक्यूट किडनी डिजीजेस, जो डिहाइड्रेशन, ब्लड क्लॉट्स और मसल ब्रेकडाउन से जुड़ी पाई गई है। और कई मिलों में 90s से ही एक मिनिमम कोटा का सिस्टम चला है। इसमें ऐसा होता है कि अगर हर दिन 7 टन गन्ना नहीं काटा तो निकाल दिए जाओगे। 7 टन। 30 साल पहले ये मजदूर मतलब उससे भी कम था, हाफ था, अब वो डबल हो गया है। यानी कोटा दुगना हुआ उसी समय में जब मजदूरी नहीं बढ़ी। एक साइकोलॉजिकल स्टडीज के फिगर्स आपको और विजुअल देंगे, आपको समझ आएगा, शायद समझ आएगा। 13 टन गन्ना काटने वाला एक मजदूर एक दिन में ऑन एन एवरेज 3100 बार झुकता है, 3500 बार मशीन चलाता है, वो जो हंसी जैसा दुकान है,
और हर एक एक्स्ट्रा टन गन्ना काटने से दिल पर पड़ने वाला जो लोड है 0.81% बढ़ता है। वही मजदूर तपती धूप में रोज 2 गैलन से ज्यादा सिर्फ पसीने में खो देता है। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। जब सरकारें जान की कीमत नहीं मानती तो पसीने की क्या मांगेंगी। एक पुराना शब्द भी है इस इंडस्ट्री में, बायोफ्रायर, मतलब ठंडा खाना खाने वाले। ये वो माइग्रेटेड लेबर्स हैं जो दूर दराजों के इलाकों में गन्ना काटने आते हैं, अक्सर खेतों में ही टेम्पररी कैंप्स लगाकर सोते हैं और अगले दिन काम मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। बेशक ये बताना भी जरूरी है कि यूनियंस के प्रेशर से, खासकर फेंटा जैसे संगठनों की वजह से रूल्स रेगुलेशन पहले से बेहतर हुए हैं। हालात 20 साल पहले जैसे थे उतने बारीक अब नहीं रहे, पर दूर दराज के बगानों में अब भी ऐसे केसेस सामने आते हैं। चलिए, इंसानों की कीमत तो आप समझ भी गए, जमीन और जंगल क्या कीमत चुका रहे हैं वो भी समझ गए। इंडस्ट्री का दावा हमेशा से यही रहा कि भाई एथेनॉल जलने पर पेट्रोल से कम कार्बन छोड़ता है, ये ग्रीन फ्यूल। सुनने में लॉजिक साफ लगता है, पर 2008 में आए 2 बड़ी स्टडीज ने इस क्लेम के एक बड़े होल को सामने लाया। जब ब्राजील जैसे देश जंगल या घास के मैदान को खेती में बदलते हैं तो एक बायोफ्यूल कार्बन डेट बनता है। एस्टिमेट्स हैं कि गन्ना और सोयाबीन बायोडीजल मिला दें तो अगले करीब 1 डेकेड में, यानी 2020 तक जब हुई थी स्टडी, 1,21,970 किलोमीटर पेड़ कट सकते हैं और इस कार्बन डेट को चुकाने में लगभग 250 साल लगेंगे। ग्रीन एनर्जी को चुकाने का हिसाब 2.5 सदी बाद आएगा। एक हिस्टोरिक रियलिटी भी है, वो भी ले लीजिए। पोर्चुगीज कॉलोनिज्म के दौर से ही अटलांटिक रेन फॉरेस्ट, जो अमेज़न जितना ही बायोडाइवर्स है, गन्ने की खेती के लिए काटा जा रहा है। आज उसका सिर्फ 7% हिस्सा बचा है और एथेनॉल के साथ उसी बचे हुए टुकड़े पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फिर आता है 2019 का वो फैसला जिसने आग में घी डाला। देन प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने 2009 का वो फरमान पलट दिया जो अमेज़न और पैंटनाल वेटलैंड्स में गन्ने की खेती पर रोक लगाता था। शुगर इंडस्ट्री यूनियन UNICA ने इसका खुलकर स्वागत किया। एनवायरमेंटलिस्ट ने इसे डिस्ट्रक्टिव कहा। दोनों तरफ का स्टैंड समझना जरूरी है, समझ लीजिए। UNICA का तर्क रहा है कि नई गन्ना खेती मेनली प्री एग्जिस्टिंग पास्चर्स या चरागाहों पर हो रही है, ताजा काटे जंगलों पर नहीं, और वहां एनिमल हस्बेंड्री मतलब कैटल फार्मिंग वैसे बढ़ रही है, गन्ने की वजह से नहीं। क्रिटिक्स का जवाब है कि इसी को अप्रत्यक्ष भूमि उपयोग परिवर्तन यानी इनडायरेक्ट लैंड यूसेज चेंज कहते हैं। जब आप एक जगह गन्ना बो दोगे तो पशुपालक कहीं और नई जमीन तलाशेगा, वो कहीं और जंगल काटेगा, नतीजा वही होगा, बस थोड़ा घुमाकर। और यहीं फूड वर्सेस फ्यूल की एज ओल्ड डिबेट भी जुड़ जाती है। जब गन्ना चीनी की जगह एथेनॉल में जाएगा तो चीनी की सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ेगा, दाम पर असर पड़ेगा और सिर्फ चीनी नहीं, पानी की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। शुगर केन की खेती बेतहाशा पानी मांगती है, ये कॉमन डिस्कोर्स में है, पर नंबर देखिए। अकेले सौ पोलो राज्य में एक हार्वेस्ट सीजन में 140 मिल्स लगभग 70 करोड़ घन मीटर पानी नदियों से खींचते हैं, जिसमें से करीब 44 करोड़ घन वापस लौटता ही नहीं। यानी हर लीटर एथेनॉल के पीछे लगभग 18 लीटर पानी सिर्फ प्रोसेसिंग में खप रहा है। खेत की सिंचाई से तो अलग हाल है। हाल के सालों में ब्राजील की गन्ना खेती केराडो इलाके की तरफ फैली है। ये एक बड़ा ट्रॉपिकल सवाना है, अपने आप में एक अलग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ सूखे का मौसम लंबा होता है तो खेती टिकाए रहने के लिए भारी सिंचाई लगती है जो सीधे ग्राउंड वाटर पर प्रेशर डालती है। पर असली ट्विस्ट अभी बाकी है। वो पानी जो एथेनॉल बनने से प्रोसेस में इस्तेमाल होता है वो साफ होकर वापस नहीं लौटता, वो एक बायो प्रोडक्ट छोड़ता है जिसे कहते हैं विनाश। विनाश जैसा ही है, एक डार्क एसिडिक लिक्विड बाय प्रोडक्ट। हर एक लीटर एथेनॉल के पीछे लगभग 12 लीटर विनाश बचता है। मतलब सिर्फ 2023 में एक हार्वेस्ट सीजन में करीब 329 बिलियन लीटर्स। पुराने जमाने में मिल्स इसे सीधे नदी में बहा देती थी। 1935 से 23 के बीच ब्राजील की नदियों में विनाश से जुड़े कम से कम 37 रजिस्टर्ड पोल्यूटेड इवेंट्स हैं। मछलियों की सामूहिक मौत, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का गिरना, सब शामिल। आज सीधे नदी में नहीं बहा सकते, कानूनी बैन है। तो मिल्स ने एक सोल्यूशन निकाला, इसे खेतों में खाद की तरह स्प्रे कर दे और नाम रख दिया फर्ट इरिगेशन। सुनने में हरा भरा सोल्यूशन लगता है, पर लगातार एक ही जमीन पर किया जा रहा है। ये मिट्टी पर और ग्राउंड वाटर में पोटेशियम की मात्रा खतरनाक लेवल्स तक बढ़ा देता है। इसीलिए सौ पोलो राज्य में अब कितनी विनाश कहां स्प्रे हो सकती है इसकी लीगल लिमिट तय करनी पड़ी। समस्या नदी से हटकर जमीन तक खिसक आई, खत्म नहीं हुई। और सिर्फ पानी ही नहीं, गन्ना जलाकर काटने की पुरानी प्रैक्टिस भी अपने हिसाब मांगती है। मैनुअल कटाई से पहले ट्रेडिशनली रात को खेत जला दिए जाते हैं ताकि पत्तियां हट जाएं। एक साल में जले हुए गन्ने के खेतों का कुल रकबा हैती देश के बराबर है और सिर्फ 100 पोलो स्टेट में आसमान में करीब 7.5 लाख टन पार्टिकल्स छोड़े गए, जिससे सांस की बीमारियों में 20 to 50% की बढ़ोतरी देखी गई। इसका असर सिर्फ हवा तक नहीं रुकता, जलने से मिट्टी की माइक्रोबायोबल हेल्थ और नाइट्रोजन साइकिल भी बदलती है, जिसका असर सालों बाद खेत की फर्टिलिटी पे होता है।
अच्छी खबर बस इतनी है कि सौ पोलो ने 2002 में एक कानून के तहत बर्निंग को 2031 तक की डेडलाइन दी कि पूरी तरह खत्म करो, और मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग ने भी बर्निंग की जरूरत कम की है, पर देश अभी के जो बाकी हिस्से हैं वहां ये प्रैक्टिस जारी है। तो ओवरऑल पिक्चर ये बनती है कि एथेनॉल टेल पाइप पर जितना साफ है, सप्लाई चेन में उतना नहीं, न पानी में, न हवा में, न जमीन के नीचे। और यही सवाल अब भारत के सामने भी खड़ा है। आज ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसर है अमेरिका के बाद, और यहीं से एक शुगर केन वर्सेस कॉर्न की जियोपॉलिटिकल खींचतान भी शुरू होती है। अमेरिका का एथेनॉल कॉर्न से बनता है, ब्राजील का गन्ने से, और दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि इसका फ्यूल ज्यादा ग्रीन है। ब्राजीलियन इंडस्ट्री का दावा है कि उनका शुगर केन फ्यूल अमेरिकन कॉर्न फ्यूल से कहीं बेहतर और एनर्जी बैलेंस और कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है, जबकि अमेरिका अपने घरेलू कॉर्न लॉबी को बचाने के लिए इंपोर्ट टैरिफ जैसे इस्तेमाल करता रहा है। टैरिफ वाला तो उन लोग का जानते ही हैं आप लोग। इसमें द स्टोरी ऑफ यूरोप इज हियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। 2018 में अकेले यूरोपियन यूनियन देशों ने 43 मिलियन लीटर से ज्यादा ब्राजीलियन शुगर केन एथेनॉल इंपोर्ट किया यूरोप के अपने क्लाइमेट टारगेट को पूरा करने के लिए। पर सवाल यही है, अगर वो फ्यूल अमेज़न या अटलांटिक रेन फॉरेस्ट की कीमत पर है तो क्या यूरोप अपना ग्रीन दूसरे का ग्रीन काट कर खरीद रहा है? और यहीं भारत की ओर भी लिंक जुड़ती है। 2023 में भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी की। उस दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की अगुवाई की, यानी वही देश जो ब्राजील से सीख रहा है अब खुद बायोफ्यूल डिप्लोमेसी का एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। सर्कल देखिए आप, जो टेक एंड पॉलिसी कभी एक मिलिट्री गवर्नमेंट के फरमान से शुरू हुई थी, वो आज ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी की भाषा बन चुकी है। वापस आ जाते हैं उसी जगह पर जहां से शुरू किया था, भारत में E20, यही है ना डिस्कोर्स। पहले आप क्रोनोलॉजी से रफ्तार देखिए। 2020-21 में ब्लेंडिंग सिर्फ 8.1% थी, 2022-23 में 12.06, 23-24 में 14.6 और मार्च 2025 में पूरे 20% का टारगेट था 2030 तक के लिए। इसको भी देखना चाहिए कि सरकार ने डेडलाइन से पहले भी कुछ कर लिया है। आदमी डेड हो जाता है, सरकार कुछ नहीं करती, पर ये 5 साल पहले। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बहुत अच्छा रहा। 2014 में भारत का सिर्फ एथेनॉल प्रोडक्शन 38 करोड़ लीटर था। जून 2025 में ये 61.1 करोड़ है। इससे करीब 1.36 लाख करोड़ रुपए की फॉरेक्स बची और 1.18 लाख करोड़ सीधा किसान की जेब में। ये जो कहानी बहुत सक्सेस स्टोरी लगती है, पर भारत का रास्ता ब्राजील से अलग है। ब्राजील सिर्फ गन्ने पर टिका, भारत ने गन्ने के साथ साथ मक्का और सरप्लस चावल को भी फीड स्टॉक बना दिया। यहीं से फूड वर्सेस फ्यूल वाली बहस हमारे यहां भी आ जाती है। 2024-25 में लगभग 52 लाख मेट्रिक टन सरप्लस चावल जो MSP के नीचे रिलीज किया जाता था, एथेनॉल बनाने में गया। वो चावल जो देश की फूड सिक्योरिटी का बेस था। और इसी बीच एक और टसल चल रही है शुगर इंडस्ट्री बनाम ग्रेन इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री की शिकायत है कि सरकार की ASY 2025-26 पॉलिसी ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक्स को प्रायोरिटाइज कर रही है। इससे उन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट डूब सकता है जिन्होंने पुरानी पॉलिसी के भरोसे प्लांट लगाए थे। यानी हिंदुस्तान में भी ब्राजील की तरह एथेनॉल एक शांत टेक्निकल पॉलिसी नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक जंग है, जिसमें किसान, मिल मालिक और सरकार तीनों अपना अपना दांव खेल रहे हैं। और एक वार्निंग और है जो शायद ब्राजील के पास 75 में नहीं थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल CEEW की एक रिसर्च कहती है कि भारत में पेट्रोल की मांग 2032 तक अपने पीक पर पहुंचेगी, फिर गिर जाएगी, क्योंकि 2 पहिया और 4 पहिया जो गाड़ियां हैं उनमें धीरे धीरे EV की तरफ शिफ्ट होंगी। जबकि एथेनॉल प्लांट 20 से 30 साल तक चलने के लिए बनते हैं। मतलब अभी जो कैपेसिटी तेजी से बन रही है वो शायद 10 साल बाद एक ऐसे मार्केट के सामने हो जो सिकुड़ चुका हो। गडकरी EV की भी जमकर प्रमोशन करते हैं और एथेनॉल का भी। उनके लिए फंसा हुआ निवेश अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट ना करना पड़ जाए। तो ये कंपैरिजन यहां आकर टिकता है कि ब्राजील को इस मुकाम तक पहुंचने में 50 साल लगे, 2 ऑयल क्राइसिस पड़ी और एक मिलिट्री रूल का फरमान। भारत ने वही मुकाम 5 साल में पा लिया। रफ्तार काबिल तारीफ है, पर सवाल यही है, क्या हमने रफ्तार के साथ साथ ब्राजील की गलतियों से सीखने की रफ्तार भी बनाई, या सिर्फ रिजल्ट कॉपी कर लिया रास्ते की वार्निंग्स छोड़कर। सो ऑल इन ऑल दिस इज द पिक्चर। एक फ्यूल है जिसने एक देश को तेल के जाल से आजाद किया, उसकी गाड़ियों को दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया और उसका फॉरेक्स बचाया। एक फ्यूल जिसने एक वीक इकोनॉमी को इवेंचुअली ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी के मेज पर बिठाया, पर उसी ईंधन की जड़ों में गन्ना काटते हुए गिरते मजदूर भी हैं, कटते हुए जंगल भी हैं और एक कार्बन डेट भी जो 250 साल बाद चुकेगा। असल में ये वो पूरा पैकेज है जिसे हम सिर्फ सक्सेस स्टोरी कहकर आगे बढ़ जाते हैं। भारत अभी इस जर्नी के शुरुआती पड़ाव में है। E20 के बाद E85, E100 तक की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की गन्ना बेल्ट में अगले दशक में यही सवाल पूछा जाने जरूरी होंगे जो आज ब्राजील में पूछे जा रहे हैं।
दुनिया ट्रांजिशन फेस में है। हम आप इसके विटनेसेस भी हैं, डॉक्यूमेंटर्स भी हैं, और हमारे लिए ही ये सब हो रहा है। कम से कम हम लोग को तो यही बताया जाता है। AI डेटा सेंटर्स पानी के साथ क्या करता है आपको इंटरनेशनल में मैंने बताया। ईवी की कीमत कौन चुकाता है वो लगातार 2 एपिसोड्स में बताया। इस बार एथेनॉल का नंबर था। वो वाली लाइन याद करिए जो स्पेनिश अमेरिकन फिलोसोफर जॉर्ज संतानिया ने कही थी, दोज हु कैनॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। अपने पुराने से सीखना चाहिए। तो जाते जाते आपके लिए 3 सवाल। पहला, क्या भारत अपने एथेनॉल मिशन में मजदूरों और पानी के सवालों को अभी ट्रैक कर रहा है? दूसरा, ईवी और एथेनॉल दोनों एक साथ कब तक चल पाएंगे या किसी एक को रास्ता देना पड़ेगा? और तीसरा, क्या ग्रीन फ्यूल सिर्फ टेल पाइप से मापा जाना चाहिए या पूरी सप्लाई चेन से? जवाब आपको देना है, हमें देना और सरकार को देना। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और अनदेखी अंडर रिपोर्टेड कहानी के साथ। तब तक के लिए इंटरनेशनल की तरफ से नमस्कार।